तो ये मुलाजमीन, मेरा सवाल यहाँ पे अगेन यही है कि ये 4-5 लोग जो हैं ये एक बैंक से निकाले गए और दूसरे बैंक में इनको रखा जा रहा है, तो इसके ऊपर तो जो हाई अप्स हैं मुख्तलिफ बैंक्स के, उनको अकाउंट फॉर करना चाहिए। जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक मैनुअल होता है, उस मैनुअल के अंदर उनके सर्कुलर्स होते हैं, नोटिफिकेशन होते हैं, जिन यानी आप रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर में ये कमर्शियल बैंक्स काम करते हैं। तो वहाँ पे बैंकिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट हमारे मरकजी बैंक का मौजूद है, और एक है CPD, कस्टमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, के जहाँ पे इस तरह की शिकायत भी दर्ज होती हैं। बदकिस्मती से इदारे के वो अफराद के जो ज़िम्मेदार हैं, जो अकाबरीन हैं, कि जिनके हाथ में ये इख्तियार है, अब वो इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करते। वो मसलहतन होती है या बेहतर वो जानते होंगे, लेकिन कानून उनको या रूल्स या रेगुलेशंस इस बात की इजाज़त नहीं देते हैं। पब्लिक का जहाँ तक के मामला है, ऑब्वियसली वो अपनी शिकायत पहुँचा सकते हैं। समहाउ क्या होता है, ये स्कैम वगैरह ज़्यादातर इसलिए कामयाब हो जाते हैं कि ये तो ठीक है कि अगर मेरा क्रेडिट कार्ड जो है ना डिफ़ॉल्ट हो गया तो कोई दूसरा वो मुझे यानी क्रेडिट नहीं देगा, लेकिन मुलाजमतों के मामला डिफरेंट हैं, और वो यही है कि इनको बिजनेस चाहिए होता है और बिजनेस ये ला के देते हैं, क्योंकि इनके माजरत के साथ अनफेयर इनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं और उनके रिलेशनशिप एट व्हाट कॉस्ट, क्योंकि आप एक तरफ तो वो अगेन जो ना नोइंग योर क्लाइंट, नोइंग योर कस्टमर, और ये बड़ी स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस जो हैं, और आप फैटफ के हवाले से बात करें, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉस के हवाले से बात करें, तो ये सारी चीजें हो ना, वो भी हमारे सेंट्रल बैंक की नाक के नीचे या हमारे उसी के नीचे होता है। मैंने आपसे अर्ज किया, ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि ये पूरी जिम्मेदारी इसकी, इस पूरे इवेंट की, या इस जैसे कई इवेंट, और ये आए दिन होते रहते हैं, ये जब होते हैं तो उसके लिए मरकजी बैंक कोई भी जो है कानून को हरकत में नहीं लाता, और ये सारी चीज़ें मसलियत का शिकार होती हैं। इसके अगर हल की तरफ आप आएँ तो स्टेट बैंक को अपना वो फ़ाल किरदार अदा करना पड़ेगा कि जो खुद उनके अपने कवानीन या रूल्स रेगुलेशंस में मौजूद है, और उनके अफसराने वालों को बाकायदा तौर पे उनकी तफ्तीश करनी पड़ेगी, इन काली भेड़ों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये काम तो इससे पहले भी कई होते रहे हैं और अभी मजीद भी होंगे। पैरेलल बैंकिंग होती रही है। एक ज़माने में तो यहाँ तक था, शायद आपको याद हो, जब 92 में रिसेशन आया था डॉलर्स का, अगर आपको याद हो, तो उस ज़माने में PKT यानी प्राइवेट ट्रैवल कोटा के नाम से एक स्कीम शुरू की गई थी। उस पर डॉलर्स दिए जाते थे पासपोर्ट के ऊपर ज़ायरीन के लिए जो ईरान जाते थे। ठीक है। और आपको ये सुन के हैरत होगी कि वो डॉलर जो है वो स्टेट बैंक की का एक लेटर कमर्शियल बैंक को जाता था, उसके ज़रिए उनको दिए जाते थे। और ये यानी बैंक रेट से लेके और मार्केट रेट के ऊपर उसको सेल करते थे। उसमें स्टेट बैंक का अमला मुलविस होता था, उसमें कमर्शियल बैंक के मैनेजर हजरात मुलविस होते थे। ये पूरा अभी भी ये जो डॉलर स्पाइक गई थी और उसके ऊपर स्पेकुलेशन जितनी भी हुई, उसमें जो है वो बहुत से लोगों के खिलाफ इंक्वायरीज हुई हैं, बैंकों के खिलाफ, उनके स्टाफ के खिलाफ। बात यह है कि मसूदी साहब, ये हमने तो सुना था जनाब, ये बेनामी अकाउंट्स और ये सारी चीजें जो हैं ये अकाउंट्स के अंदर होते हैं कि जिसमें आपने काफी अरसे से कोई इन एंड आउट ना किया हो, कोई कैश विड्रॉल ना किया, डोरमेंट अकाउंट्स वगैरह में करते हैं जी, डोरमेंट अकाउंट के अंदर। लेकिन मसला सारा यहाँ पे है कि जो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट लेकर बैठा हुआ है, सर्टिफिकेट्स वगैरह लेकर बैठे हुए, उनको तो ये एक इत्मीनान है कि जनाब उनकी इन्वेस्टमेंट सेव है, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट वहां पर है ही नहीं। तो इट्स टाइम फॉर चेक कि जनाब जितने भी ऐसे लोग हैं वो कम अज कम किस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर बैंक का अमला ही उनको ये एक रसीदें दे रहा है कि जनाब ये रिसीट्स आप किए, लेकिन वो है ही नहीं। एग्जैक्टली। देखिए, इसका तो आसान सा तरीका यह है कि कंज्यूमर को, कस्टमर को भी सो नहीं जाना चाहिए, मंथली स्टेटमेंट लेना चाहिए, 6 मंथली तो लाजमी लेना चाहिए, और सबसे आम एनुअल, जब जैसे अभी बैंक क्लोजिंग आने वाली है तो कम से कम वो शख्स के जिसकी अगर ओवरसीज अर्निंग है और वो यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है ये सोच के कि मैं बच्ची की शादी करूँगा या बेटे को बाहर भेज दूंगा, तो ये चेक एंड बैलेंस यहाँ से शुरू होना चाहिए। और फिर डिफरेंट ट्रांजैक्शन को स्टेट बैंक से वेरीफाई कराना चाहिए। किसी भी मिस अप्रोप्रिएशन की सूरत में
फौरी तौर पे सीपीडी से राब्ता करना चाहिए। अगर सीपीडी नहीं इसके ऊपर तवज्जो दे रही तो बैंकिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से मिलना चाहिए, यहाँ तक कि स्टेट बैंक के गवर्नर को अप्रोच करना चाहिए। और अगर वहाँ भी सूरत ना हो तो अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं, बाकायदा तौर पे इन पे बाकायदा फ्रॉडलेंट एक्ट के तहत। लेकिन इस केस में ये कोई इंडिविजुअल का नहीं था, वहाँ तो वो जनाब ब्रांच मैनेजर भी मुलविस है, तो ऑपरेशनल मैनेजर भी, पूरा नेक्सस था ना पूरे सिस्टम। सर मैंने आपसे अर्ज किया कि दिस इज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इट कैन नॉट बी डन बाई एन इंडिविजुअल। ये मुमकिन भी नहीं है, एक आदमी कर भी नहीं सकता कि आप मेरे पास तशरीफ ला रहे हैं, आप मुझे पैसे डिपॉजिट करवा रहे हैं, मैं आपको बैंक की स्लिप स्टैम्प करके दे रहा हूं, लेकिन अकाउंट फॉर नहीं हो रहा, वहां पे डिपॉजिट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, यू आर ट्रस्टिंग अपॉन मी एंड बैंक एज वेल। आपका तो इत्मीनान है ना कि भाई आप एक बैंक में आए, यानी आप मुझे देख के थोड़ी पैसा दे रहे हैं, आप तो बैंक को दे रहे हैं। अच्छा, और कस्टमर को अल्टीमेटली ये बताए कि उसका पैसा कहीं नहीं जाएगा क्योंकि उसका देनदार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो तो अपना काम कर गए। ऐसे कितने वाकयात हुए, अभी कोई 6-8 महीने पहले, कोई मैं नाम तो नहीं लूंगा उस बैंक का, उसके मैनेजर साहब तकरीबन इतनी ही रकम थी वो लेके फरार हो गए थे और शाम के 6 बजे तक वो मौजूद थे ब्रांच में। अच्छा जनाब, 6 बजे तक उनकी मौजूदगी थी और फिर अगले दिन खबर आई है कि कोई 26 या 25 करोड़। असल में ये भी तो मसला होता है ना कि जो बैंक्स हैं वो भी जरा मामले को दबा देते, गुडविल खराब हो, फिर उनके बैंकों पर रन ना आ जाए, एक जो है उसकी बैंक की नेकनामी जो है वो खराब होगी। तो ये, और अनलेस एंटिल वो जो फ्रॉड स्कैम उस वक्त बाहर आता है कि जब वो उनके भी काबू से बाहर की चीज होती है। जनाब बिल्कुल। अब इसके लिए देखें, इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एक कमीशन बनाना चाहिए और वो उसको इंफॉर्मेशन कमीशन का नाम दिया जाए, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहे। उनकी ड्यूटी ये होनी चाहिए कि एंड ऑफ द डे ऑफ एनी ब्रांच क्या यानी इनवर्ड क्या है, आउटवर्ड क्या है, उनका डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ कमेटीज़ बननी चाहिए कि जो कम से कम क्वार्टरली जाके वहाँ पे रेड करे, छापा मारे और वो किसी के इल्म में ना हो। फिर कुछ अपने ही मुलाजमीन को इस बात के लिए आमादा करें कि यहाँ पे कोई भी होने वाली एबनॉर्मल एक्टिविटी को फौरी तौर पे रिपोर्ट किया जाए। विसिल ब्लोअर लॉ वगैरह जो है उसको जरा थोड़ा सा और बिल्कुल। और कोई इनको एक पोर्टल बनाना चाहिए कि जो पब्लिकली अपने कस्टमर्स को कहें कि आप बिला तामुल अपनी शिकायत दर्ज कराएं, आपको मैनेजर से प्रॉब्लम है, आपको चीफ कैशियर से प्रॉब्लम है या आपको किसी स्टाफ से प्रॉब्लम है, अलावा आपके बिहेवियर के या आपकी जो ना डिपॉजिट एंड ट्रांजैक्शन के। क्योंकि देखिए साहब, बात एक सिंपल सी है, बात यह है कि इस तरह के मुकदमात बनते हैं, ठीक है, और फिर वो तवालत का शिकार होते हैं और कुछ दिनों के बाद ये पता चलता है कि वो आज़ाद होके घूम रहे हैं। और ऐसा इसमें भी इम्कानात हैं। वैसे तो हमारे इदारे, ख़ास तौर पे FIA अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। मैं आपको CPC के एक रूल का भी अगर मैं हवाला दूं, 37 ऑर्डर है इसका, CPC का। क्या कहता है? 37 ऑर्डर जो है वो ये आपसे बात करता है समरी सूट्स वगैरह के मुतालिक। जैसे 489 आपने सुना होगा, जब चेक बाउंस हो जाता है तो उस पर समरी सूट फाइल किया जाता है। समरी सूट आप ये समझ लें कि रिकवरी के लिए। अच्छा, राइट, तो ये उसके मुतालिक ऑर्डर है इसका। यानी इसका यूँ समझ लें कि इसको ऐसे एक्सपेडाइट किया जाता है कि 6 महीने में आप नतीजा निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी गुफ्तगू के शुरू में कर्ज की थी कि सेक्शंस रेलिवेंट होनी चाहिए। ठीक है, सेक्शन अगर रेलिवेंट नहीं होंगी तो जो वकील दिफा है वो उसका फायदा उठाएगा, प्रोसिक्यूशन के ऊपर जो है वो असरअंदाज होगा और जिनको छूटना होगा वो वहीं कानूनी चीजों से छूटेंगे। और ये सिर्फ मामला नहीं होता कि आप FIA में दे दें या इसको FIA जो है ना इन्वेस्टिगेट करे या आप पुलिस में FIR कटवा दें। इसके अलावा डायरेक्ट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 के भी करवाएं। ठीक है।